बात है, यदि सेंध नहीं लगा नहीं, पाती है सिंधमारी तो नहीं, आप आउटराइटली सारे एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। आप एग्जिट पोल के साथ हैं कि नहीं है ऋषि मिश्रा जी? आप ग्राउंड हकीकत की बात करें, लेकिन आप रिपोर्ट के साथ नहीं हूँ। मेरा मेरा अभी भी मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है। बीजेपी में ऐसा कोई करिश्मा, आप देखिए हमारे बड़े भाई समीर जी कह रहे हैं कि शीश महल वाला मुद्दा था, तो क्या प्रधानमंत्री का जो आवास है वो किसी महल से कम है क्या? प्रधानमंत्री खुद 12 लाख 15 लाख का सूट पहनते थे। आप दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, खुद भी तो आप अपने अरे भाई, तो प्रधानमंत्री को कब वैगनार से घूमते हुए देखा था आपने और कहा था उन्होंने कि मैं कुछ नहीं लूंगा? पब्लिक डोमेन में इतना खुलकर कभी किसी पॉलिटिशियन ने बातचीत भी नहीं की ना। विवेक जी, भाई, शीश महल की चर्चा कब होती है? तब होती है जब आप जो बात ना करें उस बात को कर दे तो ये बात उठती है। विवेक जी आप बताइए ना, भ्रष्टाचार का मुद्दा तब बनता है जब आपका खुद का इमेज पाक साफ हो। नरेंद्र मोदी पे सूट बूट वाली जो इमेज नरेंद्र मोदी की जो बनी थी एक समय में, क्या वो सूट बूट की इमेज खत्म हो गई? आप भ्रष्टाचार पे हमला नहीं बोल रहे हैं। सूट बूट की इमेज आप कह रहे हैं, सूट बूट की इमेज कब बनी पीएम मोदी की? पीएम मोदी तो कभी कामगारों के पैर धोते हुए नजर आए, दलितों के पैर धोते नजर आए, कभी श्रमिकों के साथ लंच करते हुए नजर आए, कभी श्रम दान करते हुए नजर आए, कभी पेड़ पौधा लगाते हुए नजर आए। अरे 15 लाख का सूट उनके एक मित्र अब इन मुद्दों से बाहर आ जाइए। एआई का जमाना आ गया है ऋषि मिश्रा जी। ये आप बात कर रहे हैं 2012, 13, 14, 15 की। डेकेड निकल गया सर, 2025 आ गया। आपको मुद्दों के साथ थोड़ा सा अग्रेसिव होना होगा। आपकी गाड़ी अगर पिछले स्टेशन पे फंसी रहेगी तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? विवेक जी, मैं इससे डरा हूं। विवेक जी, से उन्होंने कुछ पूछा, समीर जी विवेक जी खाली एक चीज मैं कहूंगा, समीर चौगाकर जी कुछ विवेक जी, कहना आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी सुपर एक्टिव थे कि नहीं थे? आप मुझे याद है कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी सुपर एक्टिव थे। और ऋषि जी ने जो बात कही है मैं वहीं पर ले जाना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो है कि वो फंसे हुए हों अपने अपने सीट पे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने सीट पे फंस भी गई थी, लेकिन राज्य में उनका नैया पार भी हो गया था। दिल्ली में अगर वो दृश्य हम लोगों को कुछ 8 ठीक है, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा ही हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी अरविंद केजरीवाल? हमें अभी भी बढ़ा समीर जी की बात सुन लेते हैं सर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। समीर जी, ऋषि मिश्रा जी ने जो कहा, मैं उस बात पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक जिस तरीके वो छवि लेकर आए थे कि वैगनआर है, मफलर है, ईमानदार आदमी है, बहुत सादगी पसंद है, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो जनता ने भरोसा करके एक तरफा मैंडेट दिया था ना। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर इसलिए आ गई थी भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, एक नया चेहरा आया, ईमानदार आदमी आ गए। अब 10 साल बाद जनता को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वैसे नेता बन गए जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है। अब अरविंद केजरीवाल कोई अलग राजनीति नहीं कर रहे, वो उन्हीं दूसरे तरह से आए हुए भ्रष्ट नेताओं को टिकट देते हैं, वो उन्हीं तरह की सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं जैसे दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। तो मुझे लगा जनता ने कहा कि जब हमें वैसी ही राजनीति करना है तो हम बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को, तो जिसकी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में राज्य में सरकार बनेगी तो विकास का काम होगा। तो अरविंद केजरीवाल जो अलग अपना एक लेवल राजनीति के अंदर लेकर आए थे, वो पूरा जनता की नजर में खत्म हो चुका है और वह एक उसी तरह के राजनेता बन गए जैसे दूसरे राजनीतिक दलों के। और मुझे लग रहा है जो 15% का स्विंग वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करता था, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को देता था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 15% वोट बैंक जो देता था, उसमें से 10 से 12% अरविंद केजरीवाल की बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में हो रहा है। और यही नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है और यही कारण है कि जो 52-53% पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, आज विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा 8 तारीख को, तो 41 या 42% पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 38% पे है, वो 45 से 40% वोट पर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भयंकर नाराजगी है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जनता नहीं चाहती कि हम केजरीवाल के वादों में फंसे। ठीक है, अजीत शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहा है। राहुल लाल जी आपके पास, अजीत शुक्ला जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन जोड़ देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का तो सिंबल था झाड़ू, उससे जो दलित वर्ग जुड़ गया था, जो वाल्मीकि समाज, जो सफाई वाले कर्मचारी है, वो अपना परमानेंट हुए, ना प्रमोट हुए, ना उनको कुछ सुविधाएं मिली। ठीक है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी आम आदमी पार्टी की, वो लोगों को अब पसंद नहीं आ रही है, वो आम नहीं लगते। अजीत जी क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है, छवि बदली है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, अरविंद केजरीवाल को डेंट लगा है, उनकी जो ईमानदार वाली, कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी, उसमें तो डेंट लगा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीती है, वो 15% के आसपास का वो रहा है, गैप रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में।
और उन्होंने पहली बार जो है वो 67-68 सीटें जीती, फिर 62 सीटें जीती, उस समय 54%, 2 बार कंसेक्यूटिव उनका 54% सस्टेन कर रहा था। और नगर निगम में भी उन्होंने जो है बीजेपी को हराया। तो ये बहुत आसानी से आउटराइटली उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये देखना होगा कि झुग्गी जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर बहुत निम्न तबका जो है, उसका वोटिंग टेंडेंसी क्या रहा है और ज्यादा वोटर्स किसके निकले हैं। एंटी इनकम्बेंसी था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके का था। वो उतना ही या निम्न वर्गों में भी था, जो झुग्गी झोपड़ी के जो मतदाता है, जो निम्न वर्ग के मतदाता है, जो मुसलमान हैं, उन लोगों में भी वही एंटी इनकम्बेंसी था। वैसा दिख नहीं रहा था वो निम्न वर्गों में। तो वो पोलिंग के दिन क्या हुआ है ये तो देखना पड़ेगा। अभी ये जो बता रहे हैं, जितने भी पोल्स बता रहे हैं, उनमें कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। 2-3 पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जीत रही है, और 2-3 पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल का इमेज आज से 5 साल पहले था वो इमेज नहीं रहा है, लेकिन इससे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो अभी फ्रेम में नहीं है, वो आउटराइटली रिजेक्टेड हो गए हैं। अभी देखना होगा 8 तारीख को असली नतीजे जब आते हैं, उस दिन देखना होगा कि वो किस तरह से लोगों ने वोट किया और कैसे वो जो है वो प्ले आउट हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ा क्लास डिवीजन देखने को मिला था। मैं भी दिल्ली में कई दफा गया था, तो मुझे भी महिलाओं में बहुत उनके प्रति जो है बहुत ज्यादा रोष नहीं दिख रहा था मुझे, जबकि जो है अपर क्लास और जो रिच हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जो उनके वोटर्स भी हुआ करते थे, उनमें बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। चाहे वो पेयजल, स्वच्छ पेयजल को लेकर हो, या सीवर लाइन को लेकर हो, या जो वो ईमानदारी वाली पहले जो छवि 10 साल उन्होंने बुनाया है उसको लेकर हो, ये सब चीजें थी। लेकिन ग्राउंड पे किस तरह से प्ले आउट हुआ है, ग्राउंड पे किस तरह से वोटिंग हुआ है, कई बार एग्जिट पोल कई बार जो है वो आकलन करने में कहीं कुछ चूक अगर छोटी सी भी हो जाती है तो सीटों का हेर फेर हो जाता है। लेकिन अगर तो ये अगर 7-8 एग्जिट पोल को एक साथ जोड़ दूं अजीत जी, अगर मैं इसको 7-8 को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकालूं तो बीजेपी के पास 43, आम आदमी पार्टी के पास 26 और कांग्रेस के पास 1, ये आंकड़ा निकलता है। विवेक जी, तो इसके आसपास ही कुछ आंकड़ा फॉल करेगा। हालिया में अगर 4-5 सीटें भी बीजेपी को कम हो जाती है, फिर भी 36 से ये लगभग 9 सीटें ज्यादा है। विवेक जी, किसका कितना क्रेडिबल है ये देखना होगा। वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन कितना क्रेडिबल है। लेकिन जो एवरेज है एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उन लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया ये नहीं मुझे मालूम है। सीटों का आंकड़ा कैसे आता है वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि हर इलेक्शन में थोड़ा यूनिक होता है। आपके लिए एग्जिट पोल डाउटफुल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सब लोगों ने अपनी ईमानदारी से अच्छे से किया होगा, हो सकता है कोई इसी में से बहुत सही सटीक हो जाए, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है 20-22 सालों का, उसके आधार पे मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। जी राहुल जी, देखिए 2020 में 12 एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हमारे सामने में, और 12 एग्जिट पोल में से जो विधानसभा को लेके एक सही हुआ था। तो इसलिए एग्जिट पोल के सही गलत होने के अनुमान तो हम लोग देख सकते हैं। हमें अभी भी लग रहा है कि इंडिया डेली लाइव की तरफ से जो एग्जिट पोल आया है वो बाकी एग्जिट पोल के तुलना हमें थोड़ा ज़्यादा जो है कि वो ऑथेंटिक लग रहा है, उसके नंबर्स हमें अभी भी लग रहा है। और वहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी का बढ़त उसी रूप में देख रहा हूँ, ज़्यादा बढ़त मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ विवेक जी। वो एक उनको बढ़त है बीजेपी के ऊपर, ये चीज़ें एक तरह से समझ में आ रहा है, जमीन पे भी देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं होती तब तक बीजेपी को लाभ होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये कुछ ऐसे कंडीशन बंधे हुए हैं। तो इसलिए जो हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, जब पोल ऑफ पोल करते हैं तो उसमें जितने सारे एग्जिट पोल हैं उसमें हम लोग औसत निकाल के कर रहे हैं। तो उस औसत के हिसाब से फिर 2020 में भी जो रियल के बीच के नंबर आते हैं वो सही नहीं बैठ रहे थे। तो इसलिए अनुमान है, और अनुमान गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन हमें इंडिया डेली का जो कि एआई वाला अनुमान है वो थोड़ा साइंटिफिक किस्म का अनुमान है, उसके ऊपर मेरा भरोसा थोड़ा ज्यादा है विवेक जी। जी ठीक है, अच्छी बात है। मैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी सर जुड़ रहे हैं। त्रिवेदी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल किया है सर, और उसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। और इसमें 100 बिलियन डेटा पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है सर, जिसके आधार पर ये आंकड़े निकले हैं। इसके हिसाब से 33 से 43 सीटें, 10 सीटों का मार्जिन उन्होंने रखा है, जिसमें से अगर मीडियन लाइन से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो 36-37 सीटों के आसपास रह सकती है, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगभग मीडियन रेंज में 40 सीटों के आसपास बता रहे थे वो, तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है।
तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि बाकी एग्जिट पोल ने बहुत कमाल की तस्वीर सामने रखी है जो कि इस वक्त चर्चा का विषय है। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था, आपको चर्चा लग रही है, मैं चकरा आया हूँ। वो जितने एग्जिट पोल के अभी नतीजे आए हुए हैं उनको देखकर मैं चकरा गया हूँ, तो वो उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये आपने एआई के थ्रू किया और मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली सही तस्वीर दिखा रहा है। हालांकि वो तो एग्जिट पोल तो जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को तब पता चलेंगे, लेकिन 2-3 चीजें जिनसे मैं सहमत होता हूँ। एक यह है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ना ही है, जाहिर है 38% से मैं समझता हूँ 5% मिनिमम उनका वोट परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए पिछले बार के मुकाबले में। तो जो 38% है वो 43, 44, 45 जो भी हो सकता है वो हो सकता है। दूसरा, कांग्रेस जो है मैं थोड़ा सा 10 के नीचे समझता हूँ कि 10% से नीचे वो रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस एज ए होल और पूरी 70 सीट्स पे नहीं लड़ रही, तो वो क्या 10% तक पहुंचती है या 10-12% पे नहीं पहुंचती, वो है। और आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल साहब की इमेज थी विश्वसनीयता वाली, उसमें डेंट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा। और तीसरी बात, मिडिल क्लास वोटर जिसे हम 16% स्विंग वोटर मान रहे हैं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, उसमें काफी मूव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो मुझे मोटे तौर पर आपका ये जो एआई एनालिटिक्स पोल है वो करीब पहुंचता हुआ दिखता है। अब नतीजे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या है, लेकिन उसे बहुत करीब देखता हूँ। हालांकि मैं अभी देख रहा था सभी हम ये भी समझना चाहेंगे, उस पर तो मैं चर्चा नहीं कर पाता जी। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो लोकल मुद्दे थे पानी के और इसके अलावा बिजली के, वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर क्या जो वोटर्स थे उन्होंने कुछ सोचा? क्योंकि पानी की किल्लत से बहुत ज्यादा दिल्ली वासी परेशान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को कोसा भी गया एक वक्त पे। तो क्या लगता है ये मुद्दा हावी रहेगा इस बार? देखिए, यदि पूरे चुनाव को देखें तो इस चुनाव में आप कहें कि बदकिस्मती कहें, दुर्भाग्य कहें कि बड़े कोई चुनावी मुद्दे नहीं बन पाए। जो बड़ा मुद्दा था वो था लाभार्थी का, जिसे फ्री बीज का आप कहते हैं, और वो फ्री बीज का जो वोटर है वो आज की तारीख में भी मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो करीब करीब 30% वोटर मैं समझता हूँ कि वो है। आम आदमी पार्टी की इमेज पर जो डेंट हुआ है वो बड़ा बात है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वोटर था, जो यूथ वोटर था, जो बदलने वाली राजनीति के लिए केजरीवाल साहब के साथ आया था, बदलाव के लिए आया था, उसे थोड़ा सा निराश होना पड़ा है वो वोटर, और एंटी इनकम्बेंसी का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मैं इसे नाकामी के तौर पर देखता हूं कि वो किसी बड़े मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बना पाई। जो पीने के पानी का मुद्दा हो, यमुना के मैले होने का मुद्दा हो, एयर पोल्यूशन का मुद्दा हो, इवन जिस मुद्दे को उन्होंने सबसे बड़ा बनाया था शराब घोटाले को, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आखिर तक आते आते शायद पीछे हटती हुई या उसको दूसरे रास्ते में ले जाते हुए दिखी। तो कुल मिलाकर लाभार्थी का या फ्री बीज का वोटर, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोशिश की कि वो भी उसी प्लैंक पर आ जाए, लेकिन उसका फायदा वहां पर नहीं दिख रहा। चुनाव में केवल निराशा जो अरविंद केजरीवाल साहब और सरकार के साथ है, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है, और वो भी उनकी राजनीति जिस तरह की थी उसका बड़ा असर मुझे दिखाई देता है। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मजबूती से नहीं खड़ा कर पाई। ये मुद्दा जरूर है, दिल्ली की जनता परेशान है पानी के मुद्दे से, यदि उसे हुआ है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, उसको अपनी नाराजगी के साथ मुझे लगता है। जी, हमने सर